हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। दोस्तों, कैसा प्रयास लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो उसे आप सबको पता है कि दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। और प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। पीछे वाली सभी वीडियो जो हमने संधियों में की थी और जो हमने छंद में हम जो अभी कर रहे हैं उनकी प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी पीछे वाले वीडियो को देख सकते हो और कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो। तुरंत आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। और आप सबको पता है कि हम छंद का हमारा ये प्रकरण चला हुआ है जिसमें हमने छंद के बारे में सबसे पहले तो ये देखा था कि छंद की परिभाषा क्या होती है। उसके बाद हमने देखा कि छंद में प्रयुक्त होने वाली धातु कौन सी है और उस धातु का मतलब क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि सबसे पहले छंदों पर अध्ययन करने वाले मुनि कौन थे और उनके बाद छंदों पर अध्ययन करने वाले मुनि कौन थे, उनकी रचना का क्या नाम था। उसके बाद हमने छंद में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली जैसे एक छंद होता है वो हमेशा ही पद्य में होता है, समझ गए, जिसे हम श्लोक कहते हैं। छंद हमेशा ही पद्य में पाया जाता है और एक पद्य में आप सबको पता है और बता भी दिया था कि 4 पाद या 4 चरण होते हैं और किसी पद्य में 3 चरण भी होते हैं, ये भी आपको बता दिया था। और फिर हमने ये देखा था कि पाद या चरण जो हमारी पहले वाली शब्दावली छंद में प्रयुक्त होती है वो की। उसके बाद हमने यति के बारे में देखा था। यति कहाँ होती है, कैसे होती है, शब्द के बीच में होती है या अंत में होती है, किसी भी पद्य के या पाद या चरण के मध्य में होती है या अंत में होती है। हमने यति के बारे में भी देखा था। उसके बाद हमने अक्षर या वर्ण ये देखा था। हमने ये देखा था कि अक्षर या वर्ण में स्वर और व्यंजन आते हैं, लेकिन छंद में हम हमेशा ही स्वरों को वर्ण कहते हैं, क्योंकि छंद में जब हम गणना करते हैं और वो गणना जो हम गणों के माध्यम से करते हैं और एक गण में 3 हम वर्ण लेते हैं और वो वर्ण हमेशा ही हमारे स्वर होते हैं, समझे। तो हमने देखा था कि छंद में जो स्वरों को वर्ण कहा जाता है, हम स्वरों की गणना करते हैं, उनके माध्यम से ही हम बता पाएंगे कि कौन सा छंद किस श्लोक में है। ठीक है, आज हम मात्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। ये मात्रा क्या होती है, तो हमने छंद में प्रयुक्त होने वाली 3 शब्दावली पहले कर ली है। एक का नाम था पाद या चरण, दूसरी थी हमारी यति कहाँ पर होती है, तीसरी थी हमारी अक्षर या वर्ण। छंद में हमेशा ही स्वरों को वर्ण कहा जाता है और स्वरों की कैसा गणना करनी है, कैसे करनी है, सभी आपको बताया जाएगा। आज हम करेंगे मात्रा। आपने जो पीछे जितने भी करवाए हैं सभी अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। कुछ समझ में आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज हम करेंगे मात्रा। मैंने पहले ही बताया था कि छंद 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है वर्णिक वर्ण, एक छंद हमारा होता है वर्ण पर आधारित, दूसरा हमारा होता है मात्रा पर आधारित। समझ गए। वर्ण आप सबको पता है
छंद में हमेशा ही स्वरों को वर्ण कहा जाता है। वैसे तो वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हम एक व्यंजन होता है, एक स्वर होता है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ छंद में जब हम कोई कार्य करेंगे तो स्वरों को ही गिना जाएगा, स्वरों को ही हम वर्ण माना जाएगा, व्यंजन को नहीं माना जाएगा। ठीक है, जो वर्ण पर आधारित होते हैं उन छंदों को कहते हैं वर्णिक छंद। वर्णिक छंद, वर्णिक छंद का मतलब होता है जहाँ पर वर्ण गिने जाते हैं, जहाँ पर वर्णों की गणना की जाती है। ठीक है, और जो मात्रा पर आधारित होते हैं उन्हें मात्रिक छंद, उन्हें मात्रिक छंद कहा जाता है। ठीक है, आपको पहले ही बता दिया है कि मात्रा और वर्ण और यदि और पाद या चरण। ठीक है, तो आज हम करेंगे मात्रा के बारे में। ठीक है, तो मात्रा के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो छंद में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली है उसका जो चौथा पॉइंट है या उसकी चतुर्थ विशेषता है वो है मात्रा। अब छंदों में मात्रा का भी प्रयोग होता है, कुछ मात्रिक छंद भी है। और मात्रा क्या होती है, मात्रा किसे कहते हैं, अब हम इसको देखते हैं। मात्रा वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। कोई भी वर्ण हम बोलते हैं और उस वर्ण के बोलने में लगने वाला समय ही मात्रा कहलाता है। अब ये मात्रा हमारी वर्ण के बारे में बताया था, वर्ण हमारे स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं, समझ गए। अब आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जो छंदों में प्रयुक्त होने वाले वर्ण हैं, जिन्हें वर्ण कहते हैं, वो सिर्फ आपको स्वर ही समझना है, समझ गए। तो मात्रा वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को ही मात्रा कहा जाता है। अब मात्रा जब हमने संधि पढ़ी थी तो उसमें देखा था कि मात्रा या वर्ण हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर, एक प्लुत स्वर, समझ गए। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत और वर्ण में हमारे व्यंजन भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो मात्रा होती है और मात्रा क्या होती है, वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को ही मात्रा कहा जाता है। अब जैसे ह्रस्व स्वर है हमारा, ये भी एक मात्रा है। ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है या फिर प्लुत है। व्यंजन भी हमारे व्यंजन जो वर्ण में आते हैं। ठीक है, तो व्यंजन इनको चाहे वो अर्ध व्यंजन हो, आधे व्यंजन हो या पूरे ही व्यंजन हो। ठीक है, समझ गए। तो व्यंजन को अर्ध व्यंजन या व्यंजन भी कहा जाता है। अब आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, जब भी आप किसी पद्य में, किसी श्लोक में छंद का पता कर रहे हो तो आपको सिर्फ वहां पर ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर का प्रयोग नहीं करना है। ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर का प्रयोग नहीं करना है, वहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ लघु और गुरु, ह्रस्व स्वर के लिए छंदों में लघु का प्रयोग किया जाता है, दीर्घ स्वर के लिए छंदों में गुरु का प्रयोग किया जाता है। लघु के लिए इंग्लिश का जो आई होता है, आई उसके जैसा चिन्ह होता है, और गुरु का जो चिन्ह होता है छंदों में वो एस के जैसा होता है। ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, तो आपको जब आप किसी छंद की गणना कर रहे हो तो उस वक्त आप लोगों को ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर ये प्रयोग नहीं करना है। आपको लघु और गुरु ये दो आपको प्रयोग करने हैं। लघु के लिए आपको ये चिन्ह है और दीर्घ गुरु के लिए आपका ये चिन्ह है। ठीक है, बात रहती है मात्रा में प्लुत की और व्यंजन की। ये जो दो होते हैं, ये इन दोनों का
छंदों में प्रयोग नहीं होता है। समझ गए? पुल्लुप्त का और व्यंजन का छंदों में प्रयोग नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर का प्रयोग होता है, और इनको भी ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर नहीं बोला जाएगा। ह्रस्व स्वर को छंदों में लघु बोला जाता है, लघु का चिन्ह ये है, और दीर्घ स्वर को छंदों में हमेशा ही गुरु बोला जाता है, और गुरु का चिन्ह ये है। ठीक है, इन दोनों का आपको ये बात समझनी है कि छंदों में पुल्लुप्त और व्यंजन का कोई प्रयोग नहीं होता है। समझ गए? हमने जो गणना करनी है गणों के माध्यम से, गणों के माध्यम से जो गणना करनी है छंदों में, वो सिर्फ इन दोनों की होगी, इनकी नहीं होगी। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों, हमने छंदों में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली या जिनको आप विशेषता भी कह सकते हैं वो कर ली है। 4 प्रकार की होती है, जिनमें पहले हमने भादियाचरण किया था, दूसरा हमने यति किया था, तीसरा हमने अक्षर या वर्ण के बारे में किया था, और हमारा लास्ट वाला था मात्रा। ठीक है, मात्रा के बारे में किया था। अब छंद के प्रकार, छंद के भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे जिनमें वैदिक होता है, वैदिक छंद। वैदिक छंद का हमेशा ही प्रयोग वेदों में किया जाता है। तो ये तो सिर्फ हमने बताने के लिए आपको बताया है, एग्जाम में इसमें से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये वैदिक में प्रयोग होता है। हमारे जो एग्जाम में पूछा जाता है वो लौकिक से पूछा जाता है। जो लौकिक छंद होते हैं उनमें से पूछा जाता है, जिनमें अनुष्टुप है, इंद्रवज्रा है, उपेंद्रवज्रा है, और ऐसे बहुत से छंद हैं जो हम आगे करेंगे। ठीक है, वैदिक छंद में अनुष्टुप, त्रिष्टुप, जगति, पंक्ति, गायत्री, इन छंदों का प्रयोग किया जाता है, और भी बहुत से होते हैं। ठीक है, अनुष्टुप का वैदिक में भी प्रयोग किया जाता है और लौकिक में प्रयोग किया जाता है, इसलिए एग्जाम में इसे पूछ भी लिया जाता है अनुष्टुप को। दूसरा जो प्रकार होता है, ये तो हमने वैदिक और लौकिक के हिसाब से 2 भागों में बांटा है। दूसरा होता है हमारा मात्रा और वर्ण। जो जिन छंदों में मात्रा, मात्रिक को ही जाति कहते हैं, ये हमने पहले कर लिया है। तो जहाँ पर मात्रा की गणना की जाती है वहाँ मात्रिक छंद, या जिसे आप जाति छंद भी कह सकते हो, और जहाँ पर वर्णों की गणना की जाती है उसे वर्णिक छंद या फिर वृत्त छंद भी कहा जाता है। अब जो मात्रिक छंद है, जब हम मात्रिक छंद करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे मात्राओं की गणना की जाती है। सबसे पहले हम वर्णिक छंद करेंगे, जिनमें वर्णों की गणना होती है। ठीक है, तो हम वर्णिक छंद करेंगे। मात्राओं की गणना में आर्य छंद आदि होते हैं। वर्णों की गणना में अनुष्टुप, मालिनी, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, ऐसे बहुत से होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले करेंगे जिनमें वर्णों की गणना होती है, वर्णिक छंद, जिन्हें वृत्त भी कहते हैं। जब हम मात्रिक छंद करेंगे तो हम आपको बताएंगे कैसे मात्राओं की गणना की जाती है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो दोस्तों, हमने जो अभी मात्रिक और वर्णिक छंद के बारे में बताया था, अब इसके भी 3 भेद होते हैं। जो हमने अभी मात्रात्मक, या जिनको मात्रिक या जाति छंद कहते हैं, वर्णिक या जिन्हें वृत्त छंद भी कहते हैं, उनके भी 3 भेद होते हैं। जिनमें पहला भेद है समवृत्त, दूसरा अर्धसमवृत्त और तीसरा विषमवृत्त। अब ये क्या होता है? जैसे समवृत्त है, इसमें छंदों में जो हमें पता है कि छंद हमेशा ही पद्य या श्लोकों में प्रयोग होता है। तो कोई भी श्लोक है उसमें चारों पाद या चारों चरण समान होते हैं, उसे समवृत्त छंद कहते हैं। अब समान कैसे होते हैं? जैसे हमारा एक अनुष्टुप छंद है, उसमें पहला चरण है, उसमें जो वर्ण होते हैं 8 होते हैं। दूसरा चरण है, उसमें भी 8 वर्ण होते हैं। तीसरा चरण है,
उसमें भी 8 वर्ण होते हैं, और चौथा चरण है उसमें भी 8 होते हैं। तो उस अनुष्टुप छंद में एक चरण में 8 होते हैं, तो 4 चरण है तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 वर्ण हो गए। समझ गए? अब इसके सभी चरण समान थे, सभी में 8-8 वर्ण है, तो इसलिए ये समवृत्त है। फिर आता है अर्ध समवृत्त। अर्ध समवृत्त में होता है कि पहला और तीसरा पाद या चरण समान हो, दूसरा और चौथा पाद या चरण समान हो। मान लेते हैं पहले वाले में यदि 6 वर्ण है तो तीसरे पाद या चरण में भी 6 वर्ण होंगे, और दूसरे में यदि 8 है तो चौथे में भी 8 ही वर्ण होंगे, तो इन्हें अर्ध समवृत्त कहा जाता है। और विषम वृत्त में कोई भी पाद या कोई भी चरण समान नहीं होते हैं, सभी अलग अलग होते हैं। पहले में मात्राएं की संख्या वर्णों की संख्या कुछ भी हो सकती है, दूसरे में कुछ भी हो सकती है, तीसरे में या चौथे में सभी में अलग अलग होती है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ भी सकता है कि जो छंद होते हैं वो मात्रात्मक या वर्ण पर आधारित कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 प्रकार के होते हैं, समवृत्त, अर्ध समवृत्त और विषमवृत्त। आपसे ऐसा भी पूछ सकता है समवृत्त छंद की क्या विशेषता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें प्रत्येक पाद या प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या समान होती है। आपसे एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि अर्ध समवृत्त की क्या विशेषता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका पहला और तीसरा पाद या चरण समान होते हैं, दूसरा और चौथा समान होते हैं। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि विषमवृत्त छंद की क्या विशेषता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कोई भी पाद या चरण समान नहीं होता है, सभी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों ये हमने जो अभी तक किया है तो उसका है कि आप ये मान लो कि एक प्रकार से चार्ट है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने छंद के भेद किए। छंद के भेद में वैदिक, लौकिक को फिर अलग से बांटा, मात्रिक या जाति छंद, वर्णिक या वृत्त छंद। मात्रिक या जाति छंद में आर्य छंद है। अब वर्णिक में भी 3 प्रकार से बांट दिया गया है, समवृत्त, अर्ध समवृत्त, विषमवृत्त। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको याद करने में बहुत ही अच्छी सुविधा है। ये एक चार्ट है। तो दोस्तों अभी तक हमने जो छंदों में किया है, आप इनको छंदों का इतिहास कह सकते हो, छंदों की विशेषताएं कह सकते हो। ठीक है, तो ये अगर इनमें से आज तक जो हमने अभी तक किया है, एग्जाम में से अगर इनमें से पूछेगा तो आपको वो हर प्रकार से पता होना चाहिए। ठीक है, और अब हम करेंगे आगे कि छंद। ठीक है, ये तो हमारा इतिहास कह लो आप, छंदों का इतिहास, क्योंकि किसी भी प्रकरण को पढ़ने से पहले उसके बारे में हमें जानकारी होनी जरूरी है, और इनमें से पूछ भी लेता है। ठीक है, तो अब हम छंद करेंगे, और छंदों में सबसे पहले आपको ये बताया जाएगा कि छंदों में जो गणना की जाती है वो कैसे की जाती है। और हमने बताया था कि छंदों में जो वर्ण होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्वरों को माना जाता है। अब आपको बताएंगे कि वो गणों में 3 वर्ण कैसे गणना की जाती है। ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी आपको हम ये बताएंगे कि स्वर में भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, प्लुत को तो इसमें गिनते ही नहीं है, गणना ही नहीं की जाती छंदों में, तो ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर अब आपको करवाया जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों आपको बताया गया था कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर का ही छंदों में प्रयोग होता है, प्लुत का नहीं होता है। ठीक है, तो अब आपको ये बताया जाएगा कि वो जो गणना की जाती है छंदों में वो कैसे की जाती है। और वो गणना समझने से पहले आप सबको सबसे पहले ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को समझना होगा।
अगर आपको ये पता है कि ह्रस्व स्वर में हमारे कौन से वर्ण आते हैं, दीर्घ स्वर में हमारे कौन से वर्ण आते हैं, ठीक है, तो आप छंदों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। ह्रस्व स्वर में ह्रस्व ए, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और ह्रस्व री और लरी, हमारे ये 5 वर्ण आते हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर में ये 5 वर्ण आते हैं और आपको बताया था कि छंद में ही ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर हम नहीं कहेंगे, हम इनके लिए लघु का प्रयोग करते हैं, लघु। तो ये छंदों में ये जो 5 प्रकार के हैं, ए, ई, उ, री और री लरी, ठीक है, तो इनको छंदों में लघु कहते हैं। जब आप छंद करने जाओगे या कर रहे हो या करोगे तो आपको वहां पर लघु का ही प्रयोग करना है, न कि ह्रस्व स्वर का, ठीक है। लेकिन आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि ह्रस्व स्वर में हमारे 5 वर्ण आते हैं। अब उसके बाद दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में हमारे ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व री, ये हम सॉरी ह्रस्व नहीं, दीर्घ, ये हमारे ह्रस्व है और ये हमारे दीर्घ है। तो दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ये यहाँ पर जो री है ये ह्रस्व है और ये जो यहाँ पर है री ये दीर्घ है, ठीक है। ए, आई, ओ, औ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारे 8 प्रकार के हैं, ये हमारे 5 प्रकार के हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, जब आप गणना करोगे ना तो उस गणना में यदि आपको ये नहीं पता कि इनको क्या कहते हैं और इन्हें क्या कहते हैं तो आप गणना नहीं कर पाओगे। लघु होते हैं ये और इनको क्या कहा गया है, इनको कहा गया है गुरु, ठीक है। लघु का क्या चिन्ह होता है, लघु का ये चिन्ह होता है और गुरु का ये होता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए और आपको ये जब तक ये नहीं है तो आप छंद को पूरी तरह से नहीं समझ सकते, पूरी तरह से नहीं बता सकते, ठीक है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आपको ये पता होना चाहिए कि ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, ठीक है। तो कल हम जो करेंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि जब हम इनकी गणना करते हैं तो उनसे पूर्व एक विशेषता और रहती है हमारी, वो बताएंगे आपको जो इसी से संबंधित है, ठीक है। और फिर वो बताने के बाद आपका सबसे पहले हम अनुष्टुप छंद करेंगे, फिर इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, ठीक है। इस तरह से हम सभी जितने भी हमारे छंद होते हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे और आपको सब कुछ पता ही चल गया है। हमने आपको ये भी बता दिया है कि छंदों में कौन सी धातु का प्रयोग होता है और उसका मतलब क्या होता है। छंदों में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली हमने 4 प्रकार की बता दी है, ठीक है। सब कुछ करवा दिया है जो इसका इतिहास था। और अब जो हम करवाने जा रहे हैं कल आपको ये बताएंगे कि कौन से छंद में अगर आप गणना कर रहे हो तो ह्रस्व को भी दीर्घ कैसे मान लिया जाता है और दीर्घ को भी ह्रस्व कैसे मान लिया जाता है, ठीक है। अगर आपको ये 2 बात समझ में आ गई तो आप ये समझ लेना कि आपको सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। छंदों में एक बात जरूर आपने नोट करनी है, ह्रस्व को दीर्घ को ह्रस्व मानना, ह्रस्व को दीर्घ मानना, मान लेना, और वो भी किसी भी पाद के अंत में, ये भी छंदों में विशेषता होती है, ठीक है। तो कल हम आपको ये समझाएंगे। अगर आपको जरूरत है किसी भी पद्य में अंत में है दीर्घ और आपको वहां पर जरूरत है एक
हर्षों की, तो आप उस दीर्घ को हर्षों मान सकते हैं। और अब छंदों में हम गुरु या लघु का ही प्रयोग करेंगे। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि हर्ष स्वर है या दीर्घ स्वर है, मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि ये गुरु है और ये लघु है, ठीक है। मान लेते हैं कोई भी श्लोक है और उसमें उस पाद या चरण के अंत में गुरु वर्ण है, ठीक है, लेकिन आपको वहाँ पर चाहिए है लघु वर्ण, तो आप उस गुरु को लघु मान सकते हो। इसी तरह यदि आपको किसी भी पद्य के अंत में लघु वर्ण मिल जाए और आपको वहाँ लघु की स्थान पर गुरु वर्ण की जरूरत है, तो आप उस लघु को गुरु मान सकते हो, ठीक है। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कल हम आपको कुछ एक विशेषता रहती है वो करवा देंगे और उसके बाद आपको छंद है जो कंप्लीट करवाने शुरू कर देंगे, ठीक है। आज के लिए हमारा इतना ही होगा, धन्यवाद।